हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसको आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे स्ट्रक अप होता है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज स्ट्रक व्हेन करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशन को जब ऐड कर देते हैं तो वो जीरो के बराबर आ जाए तो हम उसको बोलते हैं कि बैलेंस मिल गया है। एंड देयर इज नो मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व। तो ऑफिशियल रिजर्व आपको पता ना कि फॉरेन एक्सचेंज का वो पैसा जो सरकार के पास मतलब आरबीआई के पास पड़ा होता है ना ही वो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ना ही वो डिक्रीज हो रहा है। किसी भी फॉर्म में ऑफिशियल रिजर्व की कोई मूवमेंट नहीं हो रही। इन केस वी इग्नोर द एलिमेंट्स ऑफ एरर्स एंड ओमिशन, यदि हम एरर्स और ओमिशंस को हम इग्नोर भी कर दें, वी कैन से दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किसके बराबर आ जाता है? जीरो के बराबर आ जाता है। एंड देयर इज नो मूवमेंट, और उसमें भी इंक्रीज या डिक्रीज के फॉर्म में कोई मूवमेंट नहीं हो रही ऑफिशियल रिजर्व की। और वी कैन से दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम when any negative balance in the current account is equally counterbalanced by the positive balance in the capital account and there is no change in the official reserve of the central bank। मतलब यह है कि यदि मान लीजिए कि करंट अकाउंट बैलेंस में कोई नेगेटिव की फिगर भी आ रही है तो कैपिटल अकाउंट यदि इतना ज़्यादा है कि उसको काउंटर बैलेंस करके वो जीरो के बराबर आ रहा है, तब भी हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टक अप हो गया है, चाहे उसमें भी रिजर्व्स की इस्तेमाल नहीं हो रहा, ना ही इंक्रीज पे ना ही डिक्रीज के रूप में। दस इन द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसका मतलब ये होता है कि जितना फॉरेन एक्सचेंज इनवर्ड फ्लो हुआ है इज इक्वल टू द आउटवर्ड फ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। वो किसके बराबर है? आउटफ्लो के बराबर है। एंड देयर इज नो चेंज इन द ऑफिशियल रिजर्व, और ऑफिशियल रिजर्व में कोई चेंज नहीं आ रहा विद द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, जो ऑफिशियल रिजर्व सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री के पास पड़ा हुआ है। अ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकर्स व्हेन द सम टोटल ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस एंड द कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज नॉट जीरो। डिसइक्विलिब्रियम कब अकर होता है? जब टोटल करंट अकाउंट बैलेंस का और कैपिटल अकाउंट बैलेंस का जीरो के बराबर नहीं आता। इंस्टेड इट इज ईदर सम पॉजिटिव नंबर, जहां तो ये पॉजिटिव नंबर में आता है, जहां किसी नेगेटिव नंबर में आता है। ठीक है जी। इन केस द सम टोटल ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज सम पॉजिटिव नंबर, इट इंडिकेट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। ऑन द अदर हैंड, if the sum total of current account balance and capital account balance is some negative number, it indicate balance of payment डेफिसिट। यदि वो कोई पॉजिटिव बैलेंस आता है तो हम बोलते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है। यदि कोई नेगेटिव फिगर आता है करंट और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को ऐड करके तो हम बोलते हैं कि वो डेफिसिट है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम कब बनता है? जब करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व, और उसमें फिर ऑफिशियल रिजर्व को इस्तेमाल करना पड़ता है उसके बैलेंस को जीरो करने के लिए, चाहे वो इंक्रीज फॉर्म में चाहे वो डिक्रीज फॉर्म में। तो इसमें फिर आगे दो केस बन जाते हैं। पहला है सरप्लस, करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज सम पॉजिटिव नंबर। ये कुछ पॉजिटिव नंबर होते हैं पॉइंटिंग टू द नेट इनवर्ड फ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। ये कुछ फॉरेन एक्सचेंज के नेट इनवर्ड आ रहा है हमारे देश में, तो इसीलिए वो पॉजिटिव नंबर आ रहा है, मतलब नेट आउट इनफ्लो हमारे पास ज़्यादा आ रहा है। एंड लीडिंग टू ए इंक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व, और इससे फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व हमारे देश में सेंट्रल बैंक के पास बढ़ रहा है। और उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कब होता है? जब करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इज सम नेगेटिव नंबर, जब वो कोई नेगेटिव नंबर होता है पॉइंटिंग टू नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड लीडिंग टू डिक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व, और नेगेटिव नंबर होने की वजह से ऑफिशियल रिजर्व की फिगर भी डिक्रीज हो रही है, वो आरबीआई उसको यूज कर रहा है जीरो करने के लिए।
तो आगे दो तरह की ट्रांजैक्शंस की हम बात करेंगे, आइटम्स की बात करेंगे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में आती है। एक है ऑटोनोमस, एक है अकोमोडेटिंग। ऑटोनोमस आइटम्स कौन सी होती हैं? ऑटोनोमस आइटम्स रेफर टू सच बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन विच आर अंडरटेकन फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेल या परचेज के फॉर्म में, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के फॉर्म में करी जाती हैं। और अकोमोडेटिंग आइटम्स आर फ्री फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती। ऑटोनोमस आइटम्स आर द कॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस, ऑटोनोमस आइटम्स की वजह से ही इम्बैलेंस आता है, वो चाहे सरप्लस के फॉर्म में हो या डेफिसिट के फॉर्म में हो। accommodating items are meant to resort balance of payment, बैलेंस को रिजॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, यूज की जाती हैं। Autonomous items may involve the movement of goods across the border. These are like export and imports of goods. And accommodating items do not involve the movement of goods across the border. These are only done by RBI. ठीक है जी, ये मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर होता है, ये RBI अपने ऑफिस में बैठ के ही इसको करते हैं बैलेंस को बराबर करने के लिए। तो ऑटोनोमस आइटम्स आर क्लासिफाइड एज अबव लाइन आइटम्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये अबव द लाइन होती हैं और दीज आर बिलो द लाइन, क्योंकि बैलेंस आने के बाद इनको यूज किया जाता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव बैलेंस आएगा तब यूज किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि मैंने सीधा इसका डिफरेंस ही क्यों लिखाया आपको। स्टूडेंट्स एक तो ये कंपैरिजन फॉर्म में ईजी हो जाता है, और दूसरा मान लीजिए आपको सिर्फ ऑटोनोमस आइटम्स का ही पूछा है, तो ये 1 2 3 4 सेंटेंसेस ये लिख दोगे तभी तो आपका वो एक पैराग्राफ बन जाएगा और उसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। और उसी तरह यदि आपको सिर्फ एकोमोडेटिंग आइटम एक्सप्लेन करने को है तब भी ये 4 सेंटेंस लिख दीजिए, आपका पैराग्राफ भी बन जाएगा और आपका मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है जी, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट का और बैलेंस ऑफ पेमेंट डाटा का। पहला है फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। सो फाइनेंशियल स्टेटस बताता है किसी भी इकोनॉमी का बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिवील्स फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटस बताता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। बोरिंग, यदि हम बोरिंग ज़्यादा करें इसका मतलब हमारी डिपेंडेबिलिटी टुवर्ड्स द डिपेंडेंस दूसरों पे ज़्यादा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे। इट पॉइंट्स टू द बैकवर्डनेस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी, और ये बताता है कि हम बैकवर्ड हैं एज ए इकोनॉमी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बैलेंस ऑफ पेमेंट डाटा offers information on net factor income from abroad. It is an important component of national income. ये एक national income का important component है। उसके बाद export minus import, ठीक है जी, इसमें क्या है a component of aggregate demand। ये क्या होता है balance of payment account shows export and imports of a country. We know net of exports is an important component of aggregate demand. राइज इन एक्स माइनस एम, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा, इट लीड्स टू राइज इन एग्रीगेट डिमांड एंड इट इज़ डायरेक्टली इम्पैक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट। और ये हमारे देश में आउटपुट के लेवल को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा और एम्प्लॉयमेंट को भी इम्पैक्ट करेगा और वो भी बढ़ेगी। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट, मार्केट की पोटेंशियल का भी पता चलता है। Balance of payment account reflect market potential in the domestic economy. It is reflected by the size of the foreign investment. Large size of foreign investment points to high market potential in the economy. ये high market potential को भी बताता है। उसके बाद मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज। बैलेंस ऑफ पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ ए कंट्री इम्पैक्ट्स इट्स मशीनरी एंड फिजिकल पॉलिसी। In the event of greater flow of foreign exchange from rest of the world, there is a pressure of demand for domestic currency. ये domestic currency के ऊपर pressure होता है। ओके जी, and the RBI has to account for it in the formulation in the monetary policy। और सरकार को मतलब RBI के थ्रू monetary policy जो बनाती है RBI, उसमें इसको फॉर्मुलेट करना पड़ता है, उसको मॉनेटरी पॉलिसी में लेना पड़ता है कि किस तरीके से उस प्रेशर ऑफ डिमांड को ठीक किया जा सके। ओके जी। उसके बाद लाइकवाइज पुअर फ्लो ऑफ
फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। इसी तरीके से जो पुअर फ्लो हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आ रहा है मे पॉइंट टू बी अ हार्ड टैक्स लॉस। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमारे देश के टैक्स लॉस जो है वो हार्ड है, जिसकी वजह से बाहर वाले लोग हमारे देश में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। द गवर्नमेंट मस्ट अकाउंट फॉर इट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। देखिए स्टूडेंट्स, दो तरह की पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है जी, ये आपको पता है, ये आरबीआई बनाता है, और दूसरी है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये दोनों पॉलिसीज हमारे फॉरेन एक्सचेंज को भी इम्पैक्ट करती हैं। यहाँ ये पॉइंट का ये मतलब है, ठीक है। इनकी अगर पॉलिसीज अच्छी हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हैं, तो बाहर से हमें इनफ्लो आता रहेगा। हमारी फिस्कल पॉलिसीज अच्छी हैं तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। टैक्स रेट्स अगर कम है तो लोग यहाँ इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। उसी तरह मॉनेटरी पॉलिसीज भी इम्पैक्ट करती हैं कि हम बाहर के लोग हमारे देश में कितना इंटरेस्ट कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी के, हमारे फंडामेंटल्स पे, ताकि वो यहाँ की इकोनॉमी में प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में हमारी मदद कर सके, ठीक है जी। तो इसी के साथ ये टॉपिक तो कंप्लीट होता ही है, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। और इसी वीडियो में के लास्ट में मैं आप ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने चैनल पे सारे चैप्टर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से अपने नोट्स भी बना लीजिए और रिवीजन भी कर लीजिए। ओके जी, डन।